हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल है मतलब एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो एक और कंडीशन हमें गिवन है दैट एफ ऑफ 1/2 पावर n इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये दोनों बातें हमें पता है, तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ 1/2 पावर n 0। तो हमें बताना है क्या एफ डैश 0 0 होगा और एफ डबल डैश 0 0 होगा या नहीं होगा। ओके, सो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि एफ ऑफ 0 की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, देखो अगर हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स निकालना चाहें, ठीक है, तो उसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 1/2 पावर n, क्योंकि जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है। फिर चाहे तुम उसको किसी भी तरीके से निकालो, वो यूनिक ही आनी चाहिए, है ना। तो इस वजह से जो लिमिट है वो 0 आ जाएगी, बिकॉज ये 0 है तो 0 0 0 ऐसा सीक्वेंस बनेगा, तो लिमिट भी 0 हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, और कॉन्टिन्यूस है तो जो लिमिट की वैल्यू है वही उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 0 है। ठीक है, so now we know one more thing that f of 0 is 0। अब हम क्या करेंगे, देखो f of 0 पे हमें पता है फंक्शन 0 है, और f of क्या कहते हैं 1/2 पे हमें पता है, मान लो 1/2 यहाँ पे है। अब यहाँ पे और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, ठीक है, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल भी है इस इंटरवल के बीच में। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि बीच में कोई C1 मिलेगा, कोई C1 मिलेगा बिलोंग्स टू इंटरवल 0,1/2 such that f dash C1 is 0। ठीक है ना, रोल्स थ्योरम कहती है ये। तो और फिर हम क्या करेंगे, अब n की जगह अगर 2 पुट किया तो सेम चीज़ हम 0 से 1/4 के बीच में कर सकते हैं। फिर कोई C2 मिलेगा सच दैट f डैश C2 इज 0। फिर हम वही सेम चीज़ 0 से 1/8 के बीच में कर सकते हैं। फिर C3 मिल जाएगा, ऐसे C4 C5 C6 एक सीक्वेंस बन जाएगी Cn सच दैट f डैश Cn इज 0। ठीक है, और ये Cn क्या कर रहा है, धीरे धीरे 0 की तरफ जा रहा है, तो जो Cn है वो 0 की तरफ जा रहा है। और क्योंकि सेकंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इस वजह से क्या होगा, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इस वजह से फंक्शन जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो एफ डैश एक्स है, वो भी कंटिन्यूस होगा। और कंटिन्यूस होगा तो देखो अब हम करना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली, देखो एफ डैश Cn निकालना चाह रहे हैं हम व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वो 0 ही आएगा क्योंकि सभी एफ ऑफ C1 और एफ डैश C1 एफ डैश C2 ये सब 0 थे, तो ये लिमिट 0 आएगी। लेकिन ये तो कॉन्टिन्यूस है, फर्स्ट डेरिवेटिव को कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा ना, तभी सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब इसकी फंक्शन की वैल्यू भी 0 पे वही होगी, इसका मतलब एफ डैश 0 भी 0 ही होगा। ठीक है, तो P तो हो गया ट्रू। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ तक दो बातें पता चल गई कि एक तो एफ ऑफ 0 0 है और एक एफ डैश 0 भी 0 है। और हमें एक बात और पता चली कि कोई सीक्वेंस ऐसी एग्जिस्ट कर रही है, C1 C2 ऐसी कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है जो 0 पे जाती है, और एफ डैश Cn 0 है फॉर ऑल n। ठीक है, अब हम सेकेंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखते हैं, एफ डैश डबल 0 इज इक्वल्स टू, कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 0 प्लस h लिखूंगा यहाँ पे, तो h हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। आसान है, h को यहाँ लिख देते हैं। अब एफ ऑफ 0 तो 0 है, इसको हटा सकते हैं। अब बताओ, अब क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें देखो ये लिमिट निकालनी है बेसिकली। ठीक है, जहाँ पे h 0 पे जा रहा है, और क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है, तो इसलिए हम h की जगह किसी भी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं जो 0 पे जा रही है। ठीक है ना, तो हम इस h को लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके
एफ डैश, इस एच को सी एन से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि सी एन भी तो 0 पे जा रहा है ना, डिवाइड बाय सी एन कर सकते हैं, एफ डैश सी एन, है ना, ये हो गया। लेकिन लेकिन एफ डैश सी एन तो 0 है ना हर एक एन के लिए, यानी सीक्वेंस कैसी बनेगी ये वाली 0 0 0 0 0, जो सीक्वेंस है वो ऐसी बनेगी 0 0, क्योंकि हर एक सी एन के लिए एफ डैश 0 है, तो इसलिए ये लिमिट भी 0 आ जाएगी। और ये लिमिट 0 आ जाएगी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सेकेंड डेरिवेटिव भी 0 पर 0 ही है। ठीक है, इसमें इसमें बेसिकली मेन तो रोल्स थ्योरम ही है, एंड you have to think about the definition of the Rolle's theorem and the definition of the derivative. First order definition of the derivative, the principal definition, जो कि ये होती है। ठीक है, तो बस इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके we can easily prove that both P and Q are true. Okay, so option C is the correct answer. So that's it for today, and thank you for watching.